प्रोफेसर एमएच और आज की इस वीडियो में वी विल डिस्कस टीवाई बैप फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेमेस्टर 5। ये क्वेश्चन पूछा गया था मई 2016 में म्यूचुअल फंड का एनएवी निकालने के लिए। प्रीवियसली हम लोग ने 2 वीडियो और अपलोड किया है जिसमें मई 2018 का और 2019 के क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे मई 2016 का क्वेश्चन, एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड कैसे निकालते थोड़े से एडजस्टमेंट के साथ। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक आपको म्यूचुअल फंड के बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उसके प्लेलिस्ट का, जिससे हम लोग को म्यूचुअल फंड के बारे में पता चलेगा। उसका इंट्रोडक्शन, उसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, एंट्री लोड, एग्जिट लोड क्या होता है, इफेक्टिव यील्ड क्या होता है, वो सब का कैलकुलेशन मैंने बताया है। तो अब हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मई 2016 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है कि बैलेंस म्यूचुअल फंड, ये नाम दिया है, ठीक है। प्रोवाइड द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू अनबैलेंस म्यूचुअल फंड। देखो, इससे घबराने का नहीं, म्यूचुअल फंड ने बोला है और क्या कंप्यूट करना है, नेट एसेट वैल्यू कंप्यूट करना है और पर यूनिट बेसिस। तो पर यूनिट बेसिस पे आपका नेट एसेट वैल्यू निकालना है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन दिया, देखो एक टेबल दिया पर्टिकुलर, कैश इन हैंड, एक्सपेंडिचर, ये सब बहुत सारी चीज़ें दी हैं। अमाउंट दिया लैक्स में। फिर देखो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, नंबर ऑफ़ यूनिट, करंट रियलाइजेबल वैल्यू, वैल्यू ऑफ लिस्टेड, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया, 5 इन्फॉर्मेशन दिया है और आपको बोला गया है कि कैलकुलेट द एनएवी। तो अब प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, मार्केट वैल्यू था, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया था। अब इस क्वेश्चन में कुछ अलग ही ढंग का इन्फॉर्मेशन दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या है, घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है, आपको क्या लिखना है कि निकालना क्या है। तो एनएवी निकालना है। तो देखो सोल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा, एनएवी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एनएवी का फॉर्मूला लिख लेना है। तो सबसे पहले देखो हम लोग ने एनएवी लिखा, एनएवी इज इक्वल टू क्या था उसका फॉर्मूला, टोटल नेट एसेट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, बराबर है, ये इसका फॉर्मूला था। फिर टोटल नेट एसेट वैल्यू का फॉर्मूला क्या था कि टोटल नेट एसेट वैल्यू इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, ये इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग को देखना है कि ये सब इन्फॉर्मेशन है क्या अपने पास। तो नंबर ऑफ़ यूनिट देखो यहाँ पे ऑलरेडी मिल गया, 25 लाख यूनिट है, तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नंबर ऑफ़ यूनिट इसको ग्रीन में हाईलाइट कर दे। अब टोटल नेट एसेट चाहिए। नेट एसेट निकालने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, टोटल एसेट चाहिए और उसमें से टोटल लायबिलिटी माइनस करना है, तो नेट एसेट आ जाएगा। इसी को आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ यूनिट से, आंसर आ जाएगा। अब टोटल एसेट कैसे निकालोगे आप, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एसेट और जो भी इन्फॉर्मेशन एसेट की होगी वो लिखेंगे। फिर उसी के नीचे लिखेंगे लायबिलिटी, जो भी लायबिलिटी का टोटल आएगा वो लिख देंगे। तो टोटल एसेट, फिर उसके नीचे टोटल लायबिलिटी माइनस करेंगे तो आपको नेट एसेट आ जाएगा, टोटल एनएवी, उसको नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब ये टोटल एसेट में ये सब इन्फॉर्मेशन में से एसेट निकालना है। तो एसेट का मतलब क्या होता है, एसेट का मतलब होता है जो चीज़ आपको इनकम जनरेट करके दे या जो इनकम हो, दैट इज़ योर एसेट। आ रही है बात समझ में। और लायबिलिटी में मतलब जो भी खर्चा है और जो भी पे करना है, दैट इज़ योर लायबिलिटी। तो इन सब चीज़ों में से आपको वही चीज़ देखनी है कि कोई एसेट है जिससे इनकम आएगी या आने वाली है, उसको एसेट में लिख दो। कोई एक्सपेंस है जो पे होने वाला है या पे कर दिया है, उसको लायबिलिटी में लिख दो, माइनस करो, आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो अब क्या करेंगे, अदर इन्फॉर्मेशन को देखेंगे बाद में। पहले हम लोग एसेट और लायबिलिटी में बाइफिकेशन करते हैं। पहला देखो क्या दिया है, कैश इन हैंड दिया है। कैश इन हैंड मतलब एसेट साइड में आता है, आपको बैलेंस शीट पता होना चाहिए, टीवाई बैफ में तो आपको पता होगा। तो कैश इन हैंड आपका एसेट है, तो सबसे पहला हम लोग एसेट में क्या लिखेंगे, देखो कैश इन हैंड लिखेंगे और अमाउंट कितना आएगा उसका, 35 लाख आएगा। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे रुपीज़ इन लैक्स, तो 35 लिख दिया, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन लैक्स में तो हम लोग भी लैख में इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे। फिर देखो एक्सपेंडिचर आ गया। अब एक्सपेंडिचर आ गया तो एसेट नहीं है, लायबिलिटी है, तो हम लोग लायबिलिटी में जाएंगे, लिखेंगे एक्सपेंडिचर और जो भी रुपीज़ लैक्स में होगा 105.75, देखो ये दिए है, तो 2 हो गया। सीक्वेंस में जाने का, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में गए तो कोई भी पॉइंट छूटने का प्रॉब्लम नहीं आएगा, सब पॉइंट कवर हो जाएंगे। फिर दूसरा अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स, पेबल है मतलब लायबिलिटी है ना, पे करना है। याद रखना लायबिलिटी में एक्सपेंस आएगा या कुछ पे करना रहेगा, ऑब्लिगेशन वो आएगा, तो ये भी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी में जाएंगे, अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स, उसके अंदर लिख देंगे 60 लाख,
हो गया, तो 3 आइटम हो गए। चौथा आइटम फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी एट कॉस्ट। अब ये क्या है, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी एट कॉस्ट। तो ये आपने इन्वेस्टमेंट किया है किसमें, जिसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल सके, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल सके। तो ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, एसेट है। इन्वेस्टमेंट बोलेगा तो एसेट हो गया, तो देखो मैंने एसेट लिख दिया, ठीक है। इस पर एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। फिर दिया बॉन्ड्स एंड डिबेंचर एट कॉस्ट। तो ये भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड शेयर्स में करता है, बॉन्ड में करता है, सब में इन्वेस्टमेंट करता है। तो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर भी आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। अब बोलेंगे सर लिस्टेड वर्ड नहीं आया, तो देखो उसी के नीचे लिखा है ऑफ दिस बॉन्ड, मतलब इसी बॉन्ड के अंदर नॉट लिस्टेड नॉट कोटेड 350 है। तो टोटल बॉन्ड है 1050 का, उसमें से 350 क्या है, नॉट लिस्टेड है। तो बैलेंस कितना बचा, लिस्टेड ही बचा ना, तो लिस्टेड आ गया। तो उसी के नीचे हम लोग लिख देंगे अनलिस्टेड, ठीक है। फिर क्या दिया, लिस्टेड सिक्योरिटी दिया है, तो उसी के नीचे लिस्टेड सिक्योरिटी आ जाएगा। डिविडेंड इनकम, देखो इनकम आ गया, तो ये भी एसेट है। तो ये समझ में आया बाइफिकेशन एसेट का और लायबिलिटी का। बस इसी को टोटल करना है और लायबिलिटी को टोटल करना है, माइनस करना है, नेट एसेट वैल्यू आ जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एडजस्टमेंट है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये सब को हम लोग ने लिख लिया। अब अमाउंट लिख लेते हैं। पहला फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी बियरिंग कितना दिया है, ये वाला है, कितना है 320। तो देखो यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे लिखा है 368। क्यों पता है, एडजस्टमेंट देखो, क्योंकि एक एक करके एडजस्टमेंट को भी कवर करना है। पहला एडजस्टमेंट क्या बोलता है, नंबर ऑफ यूनिट, ये हो गया। करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी देखो दिया है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी ये वाला, एप्रिशिएटेड एट 115% ऑफ कॉस्ट। तो ये कॉस्ट में दिया था, यहाँ पे कॉस्ट में है 320, तो इसको 1.115% से एप्रिशिएट करना है। तो देखो 320 इंटू 115%, तो आ गया 368। सेम वे में लिस्टेड है ये ना 1050, ये पूरा टोटल नहीं आएगा क्योंकि टोटल में से 350 अनलिस्टेड है। तो लिस्टेड कितना होगा, ये 350 इसी के अंदर इंक्लूडेड है, तो लिस्टेड कितना होगा, ये अनलिस्टेड है, तो 700 हो जाएगा। और 700 देखो ये दोनों एडजस्टमेंट हो गया। तीसरा वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो ये वाला प्लस 20% आएगा। और उसी के नीचे देखो अनलिस्टेड बॉन्ड दिया है 20% बिलो कॉस्ट, तो ये माइनस 20% हो जाएगा। तो कैसे होगा देखो, ये 1050 में से 350 माइनस होगा, तो 1050 में से 350 माइनस होगा, तो आंसर आएगा 700। 700 को 20% से अप करेंगे, तो इंटू 120% करने का, तो आंसर आएगा ये। अब बोलेंगे सर 120% क्यों लिया, यहाँ पे तो बोला 20% बाय कॉस्ट। बाय बोला है, बाय का मतलब होता है उतने से। अगर आपने FA5 में मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, मैंने वहाँ पे 2 वर्ड का मतलब बताया था, टू और बाय का मतलब। बाय का मतलब उतने से, मतलब 20% से बढ़ा दो। तो ये ऑलरेडी 100% होगा, है ना। 1050 माइनस 350 मतलब 700 जो है वो ऑलरेडी 100% है, बराबर है। अब उसको 20% से बढ़ाना है, मतलब 700 को 120% करना पड़ेगा, तो इसलिए 700 को 120% किया इतना। सेम वे में अनलिस्टेड बॉन्ड को 20% से कम करना है, तो एक्चुअल में ये जो था 350 ये 100% था, अब उसको 20% से माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 350 इंटू 80%, तो आंसर आ जाएगा 280। आ रही है बात समझ में, यस और नो, ठीक है। इस हिसाब से करने का। तो देखो 4 एडजस्टमेंट हो गए। फिर क्या बोला है, नेक्स्ट है लिस्टेड सिक्योरिटी। तो लिस्टेड सिक्योरिटी बोला ऑल लिस्टेड सिक्योरिटी पर परचेज व्हेन द मार्केट इंडेक्स, मतलब मार्केट में भाव चल रहा था 12,000 एंड करंटली इट इज़ 15,750। ये अमाउंट नहीं बोल सकते आप, ये मतलब सेंसेक्स होता है, पता है ना आपको, निफ्टी होता है। तो पहले जो इंडेक्स था वो 12,000 था, वो 12,000 पे जब खरीदा था तो 1500 लाख का था। अब उसका रेट कितना चल रहा है, 15,750 चल रहा है। तो इसका मतलब हम लोग को ये 15,000, ये जो 1500 था, ये 1500 जो था, ये 12,000 के हिसाब से था। अभी रेट कितना चल रहा है, 15,750 चल रहा है। तो क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने का। तो 1500 इंटू 15,750 डिवाइड बाई 12,000। तो देखो यहाँ पे किया गया, वही किया है, देखो
1500 इंटू 15,750 डिवाइड बाय 12,000, तो आंसर आ जाएगा लैक्स में 1968.75। समझ में आया? ये फिर से बता देता हूँ, लिस्टेड सिक्योरिटी को ख़रीदा था तो 1500 लाख में ख़रीदा था। वो टाइम पे आपका जो मार्केट का इंडेक्स चल रहा था, सेंसेक्स चल रहा था, निफ्टी चल रहा था, जो चल रहा था वो 12,000 चल रहा था। अभी करंटली कितना है? 15,750। तो याद रखना, जब NAV निकालते हैं ना तो प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज कितनी वैल्यू है उसको देखने का, कॉस्ट नहीं लेने का। अगर नहीं दिया है तो कॉस्ट ले सकते हो, है ना। तो अगर 1500 लाख 12,000 को रिप्रेजेंट करता है तो 15,750 को कितना रिप्रेजेंट करेगा? तो यही यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1500 इंटू 15,750 डिवाइड बाई 12,000, इतना आएगा आंसर। तो देखो पांचों एडजस्टमेंट हो गए कि नहीं हो गए? बाकी डिविडेंड इनकम दी है 61 आया, तो ये 61 का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो 61 लिख दिया। इन्हीं सब को एसेट को हम लोग टोटल करेंगे तो आएगा 3,552.75, और इन दोनों को टोटल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 160.75। इसको इसमें से माइनस करेंगे एसेट में से लाइबिलिटी को, तो आंसर आ जाएगा 3387। आ गया ना टोटल NAV? ये देखो ना, टोटल नेट एसेट वैल्यू आ गया। अब नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो नीचे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ़ यूनिट कितनी है? नंबर ऑफ़ यूनिट 25 लाख है। ये सब रुपीज़ इन लैक्स हैं। ये 25 लाख कहाँ से आया? अरे भाई इधर दिया है कि नहीं दिया है? नंबर ऑफ़ यूनिट 100 रुपये के फेस वैल्यू पे 25 लाख है, तो 25 लाख से डिवाइड कर दो। अब इन दोनों को डिवाइड करो तो NAV आ जाएगा पर यूनिट 135 रुपया 48 पैसा। आई बात समझ में? तो इस तरीके के वेरिएशन वाले क्वेश्चन आ सकते। तो ये थर्ड क्वेश्चन किया था, इससे पहले पता है ये मार्केट वाला किया था, उसके बाद मार्केट वाला किया था लेकिन उसमें कुछ छोटा मोटा एडजस्टमेंट था वो किया। अब ये जो थर्ड वाला किया इसके अंदर कुछ अलग ही सिस्टम था, ये फॉलो किया। तो इसी से मिक्स होके कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।